गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपके ही पाठ्यक्रम में जो सूतपुत्र नाटक है उसके बारे में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले जो गद्य खंड में आपको पढ़ाया गया है, काव्य खंड में और संस्कृत खंड में, वो सारी चीज़ें आप तैयार कर ली होंगी। पढ़ाने के पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है सूतपुत्र नाटक तो कई हैं, लेकिन आपके जिला में और हमारे विद्यालय में ये सूतपुत्र नाटक ही चलता है। तो उसमें ये सूतपुत्र नाटक, इसमें किसके बारे में पढ़ना है, इसमें 4 अंक हैं जिसका संक्षिप्त कथा वस्तु लिख करके मैं इसके पहले ही आपको दे चुकी हूँ और पुराने बच्चों को इसको ऑडियो के द्वारा मैं समझाई भी हूँ। लेकिन नए बच्चे अभी ध्यान से एक बार और सुन लेंगे कि ये सूतपुत्र नाटक किस कथा पर आधारित है, किसके व्यक्तित्व का इसमें चित्रण किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान से सुनेंगी। अगर आप ध्यान से एक बार सुन लेंगी, कॉपी में लिख ली है, तो आपका ये 6 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाएगा। बेटा 6 नंबर आपको 6 नंबर का जो प्रश्न होता है इसी से पूछा जाता है, नाटक से ही कोई अंक पूछा जाएगा या तो कर्ण का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इसके लेखक कौन है। तो ये सूतपुत्र नाटक ये डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी के द्वारा लिखा गया नाटक है। यह नाटक महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र कर्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। आप महाभारत निश्चित रूप से देखी होंगी। तो उस महाभारत में जो प्रसिद्ध पात्र कर्ण है, उन कर्ण के व्यक्तित्व पर ही आधारित जो उनके जीवन की घटनाएं घटित हुई, उस घटनाओं पर आधारित ये सूतपुत्र नाटक है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो ये देखिए, इसमें लेखक के लिखने का मकसद क्या था, ये चीज़ भी हम लोग जानेंगे। ये नाटक पौराणिक कथाओं को आधार बनाया तो जरूर गया। इस नाटक में पौराणिक कथाओं को आधार बना करके लेखक ने भारतीय जो समाज है, वर्तमान भारतीय समाज की जाति व्यवस्था, वर्ण, वर्ग, नारी समाज की विसंगतियों को भी दिखाना चाहा है। जो पहले के समय में जो हमारी पौराणिक कथाओं के अंतर्गत ये चीज़ें कही जाती हैं कि उस समय भी वर्ग भेद था, वर्ण की व्यवस्था थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे, और इसके साथ साथ नारियों की क्या विसंगति थी, वही चीज़ें आज भी हम समाज में देखते हैं। तो उन्हीं विसंगतियों को दर्शाना लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। महाभारत के मनस्वी, संघर्षशील एवं कर्मठ व्यक्तित्व के स्वामी कर्ण के प्रति पाठकों और दर्शकों में सहानुभूति उत्पन्न करने के अतिरिक्त नाटककार ने उन सामाजिक समस्याओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है जो आधुनिक समाज में दिखाई देती है। जैसे आज भी हमारे समाज में अगर निम्न वर्ण का कोई होनहार बच्चा है, उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है और उसका कोई परिचय नहीं है, तो समाज में बड़े ही हेय दृष्टि से वो देखा जाता है। उसको समाज में आगे आने से तरह तरह के चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लोग उसको बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं। जो चीज़ें कर्ण के साथ जो घटनाएं घटित हुई, उनके अंदर योग्यता सब कुछ था, लेकिन हर जगह अपने आप को आगे आने के लिए तमाम तरह का जो घटनाएं घटती थी उनका सामना उन्हें करना पड़ता था। और आज भी हमारे समाज में नारी के अंदर जितनी भी योग्यता है, लेकिन उनकी योग्यता समाज भले ही कुछ भी हो, लेकिन उसे स्वीकार करना जल्दी नहीं चाहता है। मौका मिलने पे निश्चित रूप से उसे दबाने की कोशिश करता है, उसे प्रताड़ित करता है। वही चीज़ उस समय द्रौपदी के साथ होता है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसमें 4 अंक हैं। इस महाभारत पे आधारित जो सूतपुत्र नाटक है, इसमें 4 अंक हैं। एक चीज़ और देखिए, इसमें और लेखक ने क्या दिखाना चाहा है। जो नारी समाज में विवशता एवं जो मजबूरियां हैं, नारी शिक्षा की समस्या, इसका भी चित्रण करना चाहा है लेखक ने। अब हम इसमें प्रथम अंक को देखेंगे। सबसे पहले 4 अंक हैं इस नाटक में। आपको पढ़ने कितने अंक हैं? 4, जिसमें से हम अभी प्रथम अंक को पढ़ेंगे। इस प्रथम अंक की शुरुआत कैसे होती है, संक्षेप में उसकी कथा वस्तु सिर्फ आप सुन लेंगी तो आपका 6 नंबर का प्रश्न तैयार हो सकता है। अगर यही पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो तैयार आपको सब रखना है। तो ये डॉक्टर, सबसे पहले आपको ये जरूर लिखना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर
गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित नाटक सूतपुत्र के प्रथम अंक का प्रारंभ महर्षि परशुराम के आश्रम से होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? परशुराम का आप नाम सुनी होंगी। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी ने इस नाटक की शुरुआत कहाँ से की है? परशुराम के आश्रम के दृश्य से किया है। धनुर्विद्या के ये आचार्य थे। परशुराम कौन थे? धनुर्विद्या के आचार्य एवं श्रेष्ठ धनुर्धर परशुराम जी थे, जो उत्तराखंड में पर्वतों के बीच तपस्या लीन थे। परशुराम जो धनुर्विद्या के आचार्य एवं श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, वो उत्तराखंड में पर्वतों के बीच में तपस्या कर रहे थे। यही उनका आश्रम था। परशुराम जी ने व्रत कर रखा था या प्रण कर रखा था या कह लीजिए प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाऊंगा, ब्राह्मण के अतिरिक्त मैं किसी को धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। ये परशुराम जी का प्रण था, प्रतिज्ञा था। लेकिन उधर कर्ण की भी हार्दिक इच्छा थी। कर्ण की हार्दिक इच्छा यह थी कि एक कुशल लक्ष्य वेदी धनुर्धर बने, जहां निशाना लगाया वही तुरंत जाकर लगे। एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की लालसा कर्ण के अंदर विराजमान थी। इसी उद्देश्य को लेकर वो परशुराम के पास जाते हैं कर्ण, और वही ब्राह्मण अपने आप को बताकर परशुराम से झूठ बोलते हैं और स्वयं को ब्राह्मण बताकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। कौन? कर्ण। फिर क्या होता है? अचानक एक दिन कर्ण की जंघा पे ही सिर रखकर परशुराम सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। और कर्ण के अंदर गुरु भक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो मेरे गुरु को की निद्रा भंग न होने पाए, इसलिए कीड़ा काट रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। कर्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए कि कहीं मेरे गुरु की निद्रा भंग न हो जाए। लेकिन रक्त के प्रवाह से जब थोड़ा आभास हुआ परशुराम जी को, तो उनकी नींद खुल गई। जब उनकी निद्रा भंग हो गई तो वो आवेश में आकर कर्ण से उनका वास्तविक परिचय पूछने लगे कि कर्ण, तुम अपना वास्तविक परिचय बताओ। तुम्हारी जो ये सहन करने की शक्ति है, ये ब्राह्मण में कदापि हो ही नहीं सकती। तुम्हारी ये सहन शक्ति बताती है कि तुम ब्राह्मण नहीं, तुम एक क्षत्रिय हो। वहाँ कर्ण भी अपना सारा परिचय साफ साफ बता देते हैं परशुराम से। इसके बाद जब सारी बात परशुराम जान जाते हैं तो वो क्षुब्ध होकर के कर्ण को शाप दे देते हैं, और शाप यही देते हैं कि तुम अंतिम समय में अपनी विद्या भूल जाओगे और हमारे द्वारा सिखाई गई विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम उसका प्रयोग करने में असफल हो जाओगे। अगर आप महाभारत देखी होंगी तो आप देखी होंगी कि अंतिम समय में कैसे ये अपनी विद्या भूल जाते हैं। जब अर्जुन से इनका युद्ध होता है, अंतिम युद्ध, और उसी युद्ध में ये मारे जाते हैं। थैंक यू बच्चों। बस यही आपका प्रथम अंक यही है कि ये झूठ बोलकर परशुराम के पास शिक्षा लेने जाते हैं। परशुराम को पता चलने पे इन्हें शाप दे देते हैं, और शाप के बाद फिर ये आपका नाटक खत्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रथम अंक आप सुन ली होंगी, क्योंकि बच्चे तो कहानी कथा सुन के ऐसे भी याद कर लेते हैं कोई चीज़। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए, तो चरित्र चित्रण जब आप चारों खंड को एक बार सुन लेंगी तो अपने आप चरित्र चित्रण आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। एक तो इस प्रथम अंक में कर्ण के चरित्र चित्रण के बारे में कौन सा पॉइंट आपको समझ में आया? गुरु भक्ति, असीम गुरु भक्ति। क्या गुरु भक्ति थी? आपने देखा कि कीड़ा काट रहा है लेकिन गुरु की निद्रा भंग न होने पाए, इसलिए वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। इस चीज को आप 4-5 लाइन में लिख सकती हैं। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं द्वितीय अंक पे। प्रथम अंक आपका यही समाप्त होता है। मैं लिख के भी दे दी हूँ आपको, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करती हूँ आप कॉपी में लिख चुकी होंगी, अधिकांश बच्चे याद भी कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं द्वितीय अंक पे। द्वितीय अंक में देखिए क्या है बेटा, इसकी शुरुआत होती है द्रौपदी का नाम आप सुनी होंगी, जिसको कृष्णा भी कहते थे प्यार से।